हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वो गिवन कंटेक्स्ट में है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट ऑफ चार्ज, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हो, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल टाइप्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों टाइप के डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है भाई, जब हम दो डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ को लेकर के और एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज़ होकर के दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमें पता है कि ऑल बॉडीज़ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जिस बॉडी के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगी, और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रबिंग टू स्टेबल बॉडीज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक है, यही बात है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लास रोड और सिल्क का एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। जब सिल्क का क्लॉथ लेकर के हम ग्लास रोड के ऊपर रब करेंगे तो क्या होगा भाई, ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेगा और ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एबोनाइट रोड को जब फनल के साथ में हम रब करते हैं तो एबोनाइट रोड पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और जो फनल है वो पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक जो दो डिफरेंट बॉडी है उनके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास। ठीक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए बॉडी देन द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक ए बॉडी पॉजिटिवली। यही है, देखो भाई, जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि किस किस बॉडी को जब हम एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो कौन सी बॉडी के ऊपर किस टाइप का चार्ज आएगा। अगर ग्लास रोड को सिल्क के साथ हम रब करेंगे तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ जो होगा उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। वूल या फनल को हम एम्बर, एबोनाइट, रबड़ या प्लास्टिक के साथ में अगर रब करते हैं तो ये बॉडीज़ हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस टाइप से ये सारे एग्जांपल हैं जो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है भाई। ठीक है, तो अभी तक जो था वो तो था कि हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ये एग्जांपल टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से कभी कभी पूछा भी गया है कि किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, इसमें न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो जाता है। तो आओ देखते हैं भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या क्या है। पहला आता है देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ दो ही टाइप के चार्ज होते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज का कोई भी और टाइप नहीं है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि एक दूसरे के पास लेके आएंगे इतना नज़दीक कि एक दूसरे का इफेक्ट दूसरे के ऊपर देखने, अगर उनको दूर दूर रख देंगे, उनका जैसे चार्ज की अमाउंट कम है और मान लो उन दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया तो एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो उन दोनों को इतने डिस्टेंस पे रखे हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़े
तो उस केस में जो सेम चार्ज होंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को आप रखोगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और डिफरेंट चार्ज अगर रखोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास में और नेगेटिव को पॉजिटिव के पास में, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे भाई। ठीक है, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज़ क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब कि नहीं, चार्ज इज एडिशन इन नेचर। क्या कह रहा है ये, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो जब भी अगर 2 या 3 हमारे पास चार्ज है, फॉर एग्जांपल एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का चार्ज है, एक -3 कूलम का चार्ज है, तीनों को जब एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट एडिशन जो होगा, इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो सम आएगा वही इनका डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 कूलम रिजल्टेंट चार्ज हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए डिस्क्रिएट पैकेट रेदर देन इन ए कंटिन्यूस अमाउंट। मतलब क्या कह रहा है कि जो जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से। तो n क्या है यहाँ पे, +-1, यानी कि n क्या हो जाएगा, n इंटीजर है वो प्लस। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो 1 हो जाएगा, 2 का हुआ है तो 2 हो जाएगा, 3 का हुआ तो 3 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है, मान लो एक सिस्टम है चार्ज का, उसमें 2 या 3 बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर डिफरेंट चार्ज है। तो क्या कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कॉन्स्टेंट। कि जो टोटल सिस्टम है हमारे पास, ये क्या कह रहा है कि जो टोटल सिस्टम है हमारे पास उसमें चार्ज, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, उसमें कभी भी चेंजमेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसने एक एग्जांपल दे रखा है कि ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रब करेंगे तो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द सिल्क। ठीक है, यानी कि ग्लास में से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाएंगे, तो सिल्क के तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गए और ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन होगा क्या कि जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो पहले जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है, इट डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी। ठीक है, कि अगर किसी बॉडी को v वेलोसिटी से मोशन में लाते हैं तब भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में वे पूछ लेते हैं कि कोई बॉडी है उसके ऊपर q चार्ज है और उसको v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो क्या चार्ज पे कोई इफेक्ट आएगा। तो वेलोसिटी का चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा भाई। अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन से भी 1 इलेक्ट्रॉन से भी छोटी क्वांटिटी देखने को मिली है। उस क्वांटिटी को हम क्वार्क का नाम देते हैं भाई। उस क्वार्क में जो चार्ज होता है वो, क्वार्क हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं, तो अप डाउन स्ट्रेंज चार्म बॉटम, इस टाइप से हमारे पास 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन उस केस में भी अगर उसको, वैसे तो प्रैक्टिकली अभी तक मिला नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली वो एक्सपेरिमेंटल अगर एग्जिस्ट करे भी तो वो उस केस में भी हमारे पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो होल्ड करेगा, क्योंकि उसमें भी क्या हो जाएगा, सम मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की केस में ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, चार्ज हमेशा इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा हमारे पास। तो 2 चार्ज पार्टिकल हमने ले लिए, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारे पास r है। तो कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो चार्ज है ये एक दूसरे के ऊपर किस टाइप का फोर्स लगाएंगे और कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है
कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। यानी कि ये दो चार्ज है Q1 Q2, तो जो फोर्स होगा उन दोनों के ऊपर वो एक दूसरे के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज। ये है डेफिनेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये दो इक्वेशन बना ली, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का यूज कर दिया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ठीक है। दैट कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब मैथमेटिकली हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला, इसको कैलकुलेट करके देखा गया, जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसकी मैथमेटिकल जो वैल्यू निकल के आई के की, वो क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्टिक वैल्यू है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। और के को कहते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट भी आप इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हो, ठीक। अगर ये अब फ्री स्पेस में ना हो करके अगर मीडियम में होता तो के का एक्सप्रेशन हमारा दिखता 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है भाई, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडेक्स, वो क्या होगा, के इज़ द एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी इन द ऑफ मीडियम, तो वो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, ठीक है। इन वैक्यूम में हमारे पास फोर्स जो आएगी उसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। मीडियम की अगर बात करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, क्योंकि के की जगह हम वैक्यूम में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और मीडियम में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। वेयर एप्सिलॉन नॉट की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कोलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, ये रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास ये आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलोम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। मैथमेटिकली जब भी हम न्यूमेरिकल्स में इसको एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना पड़ेगा और हमें इसको भी याद करके चलना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एग्जाम में जब भी पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो कुछ है नहीं, तो वेक्टर फॉर्म में ही लगभग पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना। तो देखो भाई क्या कर दिया हमने, मान लिया है वैक्यूम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, ठीक है, और R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो वेक्टर फॉर्म में हम जब बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। तो यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस केस में हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी, हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो F12 क्या बताता है कि वन चार्ज F1 1 पहले आ रहा है, तो मतलब पहले वाला जो चार्ज है Q1 उसके ऊपर सेकंड चार्ज Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो F12 कहलाएगा भाई, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो एज इट इज़। लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ क्या कर देंगे, एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट क्या होगा, देखो 1 के ऊपर 2 की वजह से लगने वाली फोर्स है, 1 के ऊपर 2 वाला फोर्स लगा रहा है, तो 2 वाला फोर्स लगाएगा तो इधर डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी R21, R2 से लेके 1 की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी भाई, ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ पे 1 2 है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा R21, ठीक है। वो कैसे आया वो हमने अभी बता दिया। अब आके देखते हैं, सिमिलरली जैसे 1 के ऊपर 2 फोर्स लगाएगा वैसे ही सेकंड वाला जो चार्ज है Q2 उसके ऊपर 1 कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस तरफ, यानी कि ये वाला तो उधर लगाने की कोशिश करेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ, तो ये हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम देखें
F12 और F21 इन दोनों के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, यूनिट वेक्टर का डिफरेंस है, R12 और R21। ठीक है, तो R12 जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R2 माइनस R1 से। ठीक है, और R21 जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 माइनस R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक में से किसी भी एक में से हम माइनस साइन कॉमन ले ले, या तो इसमें से ले लो या इसमें से ले लो, अगर ऊपर वाले में से माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या बन गया, R2 माइनस R1 बन गया। और R2 माइनस R1 क्या है, R12 के बराबर है। तो R2 माइनस R12 के बराबर है, यानी कि R21 नेगेटिव ऑफ R12 हो गया यहाँ से। ठीक है ना, तो जब हम R12 या R21 में से किसी एक की वैल्यू या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा कि F12 जो होगा वो नेगेटिव ऑफ F21 के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो अगर R12 और R21 को हटा दें तो दोनों इक्वल ही है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। F12 जो लगाएगा वो फोर्स इधर होगी, तो F21 फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आया कि F12 जो है वो नेगेटिव होगा F21 के, और इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होगा भाई। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, हमारे पास यूनिट वेक्टर था, और यूनिट वेक्टर को अगर हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आर वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय आर यूनिट वेक्टर, या एन यूनिट वेक्टर कह सकते हो। कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में निकालेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास आर वेक्टर था और आर यूनिट वेक्टर गिवन था, आर वेक्टर में इसको कन्वर्ट करना चाहते थे। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसको आर से मल्टीप्लाई, आर मैग्नीट्यूड से और आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड, इसको जब आर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसमें डिवाइड वाली टर्म में आर क्यूब हो जाएगा और आर यूनिट वेक्टर R12 वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली F21 जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर क्यूब और R21 वेक्टर। ठीक है, अगर इसको आप वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहे तो नीचे ध्यान रखना कि डिवाइड में क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, नोट की क्या कह, क्यूब टर्म ऑफ डिस्टेंस इज सिंपली बिकॉज ऑफ वेक्टर फॉर्म, अदरवाइज लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओनली। ठीक है, कि ये जो होगा, ये जो इसकी क्या कहते हैं कि जो दो चार्ज सेपरेटेड होते हैं आर डिस्टेंस से, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि उनका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर की। ये हमारे पास डेफिनेशन भी गिवन था, लेकिन आप कह सकते हो कि या तो आर क्यूब आर है, तो ये आर क्यूब सिर्फ इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपनी तरफ से बनाया है। लेकिन अगर इसको ये अगर वैसे बात करें तो जो फोर्स होगी वो हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी, ध्यान रख लेना। ये इन्होंने नोट करके इसमें डाला हुआ है, ये इसीलिए डाला है ताकि आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो कि ये आर क्यूब आ गया, डेफिनेशन में तो आर स्क्वायर था। तो हमने अपनी तरफ से R12 वेक्टर बनाने के लिए इसको आर क्यूब बनाया भाई। ठीक है, अब चार्ज की यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलोम होती है भाई। ठीक है, तो 1 कूलोम को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, तो 1 कूलोम चार्ज क्या करेगा, 1 कूलोम चार्ज ऑफ दैट चार्ज विच हैज़ प्लेस एट इन ए वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, और सिमिलरली स्टेशनरी चार्ज रिपेल इफ द repel it and it repelled by the force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। तो देखो इसकी वैल्यू क्या थी, 9 into 10⁻⁹,
तो Q जो चार्ज है उसको 1 कूलोम कैसे कहेंगे? हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या लिखेंगे, F इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू 1 लिख के आनी है हमें, तो R कितना होना चाहिए 1, तो 9 इंटू 10⁻⁹। अगर F की वैल्यू भी इतनी ही हो जाए, हमारे पास जो F है उस F की जगह हम लिख दें 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो Q कितना और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो जाए तो Q कितना हो जाएगा, 1 कूलोम हो जाएगा। तो इससे ये डेफिनेशन बनी है। तो देखिए ये डेफिनेशन क्या बनी है, देखते हैं क्या डेफिनेशन बनी है कि 1 कूलोम चार्ज इज दैट चार्ज विद व्हेन प्लेस एट ए रेस्ट इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, आर की वैल्यू 1 होगी। और सिमिलर स्टेशनरी फोर्स रिपेल इट रिपेल बाय ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹। एफ की वैल्यू कितनी हो जाए, 9 इंटू 10⁻⁹, तभी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलोम होगी भाई, ठीक है। और चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में CGS यूनिट होगी, तो CGS सिस्टम के अंदर द यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्टेट कूलोम या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में K जो होगा 1/K ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाएगा। इन वैक्यूम K इज इक्वल टू 1 होता है। अगर वैक्यूम के अंदर फोर्स निकालेंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो F जो होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मान लिया हमने Q1 Q2 दोनों इक्वल है, तो Q1 Q2 मान लिया Q है और R 1 सेंटीमीटर है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1 डाइन। डाइन होती है, देखो फोर्स की हमने यूनिट अभी पढ़ी थी, 1 न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो SI सिस्टम के अंदर फोर्स है वो न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, और CGS सिस्टम में डिस्टेंस मीटर की जगह सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया है, तो ये जो फोर्स की यूनिट हो जाएगी डाइन, वो क्या हो जाएगी, CGS सिस्टम के अंदर फोर्स को DYNE डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन चार्ज क्या हो जाएगा, Q प्लस माइनस 1 स्टेट कूलोम। CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है, स्टेट कूलोम। तो उस केस में अगर फोर्स हम 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ना लेकर के एक डाइन फोर्स लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो वहाँ पे चार्ज हो जाएगा 1 स्टेट कूलोम, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ है चार्ज की जो यूनिट है उनके बीच के रिलेशन है। 1 EM सॉरी, ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज हैं उनके रिलेशन है। 1 EMU ऑफ चार्ज है वो किसके बराबर होता है, CESU ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 EMU ऑफ चार्ज होता है वो 3 इंटू 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। इसको रहने देना, इसको याद रखना आप, 3 इंटू 10⁻10 ESU ऑफ चार्ज। वहाँ पे C था स्पीड ऑफ लाइट। 1 कूलोम ऑफ चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलोम, और 1 अब कूलोम जो होता है वो 10 कूलोम के बराबर होता है। ये कुछ डिफरेंट यूनिट है चार्ज की जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे ऐसा सिस्टम में हमारे पास गिवन है और CGS सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज़ करनी पड़ जाती है, तो उस केस में हमारे पास पता होना चाहिए कि 1 कूलोम जो होगा वो 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलोम के बराबर होता है भाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के क्या होता है, परमिटिविटी का रेशियो होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी इन द मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, ठीक है। वैसे भी हम फोर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो F पता है हमें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन ऊपर मीडियम का था तो फोर्स मीडियम का नीचे चला जाएगा। एप्सिलॉन नीचे फ्री स्पेस का है तो वैक्यूम का फोर्स ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसको फोर्स की टर्म में भी रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी इन द रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या हो जाएगी, फोर्स in vacuum to it is the ratio of the force in vacuum to the force in the medium, ठीक है।
और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी की जो यूनिट है वही नीचे। यहाँ पे भी अगर फोर्स की टर्म में भी निकाल रहे हैं हम, तो ऊपर अगर फोर्स को न्यूटन में ले रहे हैं तो नीचे भी फोर्स न्यूटन में ही होगी। तो ये क्वांटिटी जो होगी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो यूनिट लेस होगा। हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो आता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एनी चार्ज विच कवर ए स्पेस विद ए डायमेंशन मच लेस देन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट कैन बी कंसिडर एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ क्लोज स्पेस चार्ज इज सेड टू बी कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी अगर सिस्टम है जिसपे क्लोज स्पेस्ड सिस्टम है, उसके अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम है उनकी शेप मेनली क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की टर्म में होती है। तो बॉडी कैसी होगी, या तो लीनियरली होगी, या सफेरिकल होगी, या वॉल्यूमेट्रिक होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहला आता है लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो उसको लाइन चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकालेंगे। तो क्या कह रहा है, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन, क्या कह रहा है, इफ़ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन और ओवर ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ओवर द एड्ज ऑफ क्यूबॉइड, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह रहा है ये, कि अगर सिंपल सी बात कहें तो ये है कि अगर चार्ज किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, चाहे वो सर्कल की सर्कमफेरेंस हो, चाहे वो क्यूब की एड्ज हो, चाहे कोई स्ट्रेट वायर हो, तो जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी जो होगी वो चार्ज पर यूनिट लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलोम्ब पर मीटर, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या करेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लाइन चार्ज डेंसिटी जो होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है स्मॉल लेंथ पे, तो लैम्डा को रिप्रेजेंट कर देंगे dQ/dL। यहाँ से अगर टोटल चार्ज हमें निकालना हो तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, dL को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द लेंथ, होल ओवर द लेंथ, जो भी लेंथ है। मान लिया हमने ये लेंथ थी, इस लेंथ पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका हमने कोई छोटा सा टुकड़ा dL लेंथ ले ली, इस dL लेंथ पे dQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, dQ/dL। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका इंटीग्रेशन करके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जिसकी लेंथ L है, तो हम इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q = इंटीग्रेशन ओवर लेंथ लैम्डा dL। इस टाइप से हम इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अभी तो लाइन लीनियरली कोई डिवाइस था, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। अब क्या किया हमने कि कोई सरफेस ले लिया जिसकी कोई लेंथ और ब्रेड्थ होगी, उस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो क्या गया है, इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहलाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट निकाल देखें तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज की यूनिट कूलोम्ब और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कहेगी कूलोम्ब पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा = Q/S। और अगर स्मॉल एरिया है हमारे पास DS, जिसमें कोई स्मॉल चार्ज DQ डिस्ट्रीब्यूट है, तो स्मॉल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, वो क्या हो जाएगी, dQ/ds। तो चार्ज हमें पता है कि सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस क्वांटिटी का टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं DS को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा करके और इंटीग्रेशन कर देंगे होल ओवर द सरफेस। तो होल ओवर द सरफेस इंटीग्रेशन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस दैट इज इक्वल टू Q = सिग्मा DS ओवर द सरफेस। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि अब हमारे पास पहले क्या था, लीनियर बॉडी थी, अब 2 डायमेंशनल बॉडी थी, अब हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, कोई क्यूब है, क्यूबॉइडल बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इफ़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट भी बन जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे कि रो इज इक्वल टू, रो से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, और इसको बोलते हैं भाई सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम वी, इसको यहाँ पे टाउ से रिप्रेजेंट करते रखा है वॉल्यूम को, आप चाहे तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को, वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्होंने वॉल्यूम को टाउ से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अगर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है डी टाउ, उसमें कोई स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डी क्यू, तो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डी क्यू बाई डी टाउ। यहाँ पे टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन होल ओवर द वॉल्यूम। तो रो जो क्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी या रो इंटू डी टाउ, ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम एलिमेंट। ओके।